नमस्कार मित्रों, मैं एक हिंदी का विद्यार्थी और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के ऊपर। दुनिया में एक चीज पता है हमें कि कुछ भी पूर्ण नहीं होता। अगर कोई पूर्ण है तो वो है शून्य। शून्य हमें बनना नहीं, लगातार प्रगतिशील व्यक्ति हमें बनना है और यही हमारी एक पहचान है। आज हिंदी के एक विशेष बिंदु पर बात करने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो हमारा व्याकरण अथाह है, लेकिन एक शुरुआत जो है आज पहली बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग मुझे मिलेगा और आप मुझे बेहतर मार्गदर्शन देंगे। आज दोस्तों बात करने जा रहा हूँ मैं संज्ञा के ऊपर। मैंने आज सुबह ही एक प्रश्न पत्र जारी किया था जिसमें 5 प्रश्न दिए थे मैंने संज्ञा से संबंधित, और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने घर पर इनका उत्तर स्वयं तरीके से दिया होगा। उसी पेपर का आज मैं सरलीकरण करने जा रहा हूँ और ये मेरा अब लगभग एक नियमित तरीके से कार्यक्रम होता रहेगा। सुबह मैं आपको पेपर उपलब्ध करवाऊंगा जैसे कैसे भी ऑनलाइन, यूट्यूब या जैसे भी हो, और शाम को ठीक इसी समय मैं इसका सरलीकरण करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज बात करते हैं हम संज्ञा के ऊपर। तो सीधा बात करता हूं मैं पहले प्रश्न के ऊपर। आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें पहला प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनो। ये आपका प्रश्न था और इसमें 3 विकल्प थे जिसमें से आपको एक का विकल्प चुनना है जो होगा आपका सही विकल्प। तो पहले में देखिए बुद्धि, यौवन, शांत। दूसरे विकल्प में है परदेशी, अक्षय, और तीसरे में है प्रवीण, गंगा, हिमालय। इसमें से अब आपको चुनना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का विकल्प कौन सा है। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे द्रव्यवाचक और सौम्यवाचक वो हमारे अंग्रेजी में होते हैं, हमारे हिंदी में उनको जातिवाचक में शामिल कर लिया गया है। ये आपको बात अच्छे तरीके से पता है। मैं सीधे बात करता हूं, व्यक्तिवाचक क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति का बोध करने, एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष का ही बोध कराएंगे, वे शब्द व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। अगर कोई दुनिया में एक वस्तु है, एक वस्तु, और वो वस्तु सिर्फ एक ही है दुनिया में, तो वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। जैसे कि इस उदाहरण पे बात करते हैं हम। देखिए बुद्धि, बुद्धि एक नहीं है, सबके पास होती है बुद्धि और सामान्य सी बात है। यौवन, जवानी सबके पास होती है, और शांति एक हमारे स्वभाव से है, आपको पता ही है, और ये लगभग सबके पास होता है। परदेशी एक जाति वर्ग से है, आपको पता ही है, और विशेष रूप से एक जो प्रदेश से आता है, बाहर से आता है, उसको भी हम प्रदेशी कहते हैं। तो ये सामान्य रूप से बात है, सबके पास। अच्छा, सबके पास होती है। अब देखिए ये आ गया आपका प्रवीण। क्या प्रवीण हर जगह होते हैं? बिल्कुल हर जगह होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी आपको प्रवीण मिलेगा उस हर प्रवीण की एक अलग पहचान होगी, अलग गुण होगा, अलग विशेषता होगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो प्रवीण सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही है। जैसे कि मैं प्रवीण हूं तो मैं इस दुनिया में एक ही हूं। मेरे जैसे शक्ल का, मेरे जैसे नाम का, मेरे जैसी पहचान का दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आगे बात करते हैं जैसे कि गंगा। तो गंगा हमें पता है हमारी एक पवित्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। अब नदी तो सब होती है, पूरी दुनिया में नदियां हैं, लेकिन क्या गंगा बहुत सारी है? नहीं, गंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो हमारे हिमालय से निकलती है और हरिद्वार में वगैरह में रुकती है, हमें पता है, और हम उसी को पहचान पाएंगे कि हाँ ये गंगा है। आगे बात करते हैं हिमालय की। हिमालय क्या है? हिमालय एक पहाड़ है। पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, तो किसी भी पहाड़ को क्या हम हिमालय कह सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे भारत के उत्तर दिशा ऊपर की ओर जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जो बर्फ का पहाड़ है, उसी को हम हिमालय कहेंगे। तो वो दुनिया में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है। तो मित्रों, व्यक्तिवाचक की पहचान हमारे सामने क्या आई है? ये दुनिया में एक ही होगी, एक के अलावा नहीं होगी, एक से अधिक नहीं होगी, वो व्यक्तिवाचक कहलाएगी। दूसरी पहचान व्यक्तिवाचक की यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अगर हम पहले से जानते हैं तो ही हम उनको पहचान पाएंगे, अन्यथा हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं,
अब अगर मैंने जब तक अपना नाम नहीं बताया तब तक आप मुझे नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं, सिवाय ये कि मैं एक इंसान हूं, एक लड़का हूं, एक पुरुष हूं, ये पहचान है मेरी। लेकिन मैं कौन हूं, क्या मैं प्रवीण हूं, ये आपको पता है? नहीं। जब तक कोई आपको मेरा नाम नहीं बताएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। इसका मतलब आप मेरे को, अगर आपके पास मेरे लिए या मेरे प्रति आपके पास पहले से जानकारी नहीं है तो आप मेरे को नहीं पहचानते। जैसे कि बात करते हैं, मान लो अमेरिका। क्या अमेरिका दुनिया में बहुत सारी है? नहीं, एक ही नाम है। अब किसी भी भूखंड को हम अमेरिका कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया? विशेष एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु के बारे में बोध कराएगा, व्यक्तिवाचक, और इसको हम पहले से जानते हैं तो ही जान पाएंगे, अन्यथा हम नहीं जान पाएंगे। तो इस विकल्प में देखते हैं क्या होगा हमारा, सभी पे देखते हैं। देखिए बुद्धि क्या है? बुद्धि सबके पास होती है, तो बुद्धि हमारे व्यक्तिवाचक में नहीं है। बुद्धि किस में चली जाएगी? वैसे मैं आपको बता देता हूं, बुद्धि, यौवन और शांत, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि हमारी भाववाचक है, यौवन एक अवस्था है हमारी, भाववाचक में है, और शांत ये तो विशेषण में चला गया, गुणवाचक विशेषण है हमारा, तो ये विकल्प तो हमारा नहीं है। दूसरे में बात करते हैं परदेशी। मैंने आपको बता दिया किसी वर्ग विशेष से संबंध है इसका, तो ये जातिवाचक है। और अच्छा ही भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव है। अब आगे बात करेंगे हालांकि हम कि जातिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रवीण दुनिया में एक ही है, गंगा दुनिया में एक ही है, और हिमालय दुनिया में एक ही है। हर लड़के को आप प्रवीण नहीं कह सकते, हर नदी को आप गंगा नहीं कह सकते, हर हिमालय को आप माफ कीजिएगा, हर पहाड़ को आप हिमालय नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दुनिया में जो सिर्फ एक ही है जो विशेष का बोध करवाएंगे वो व्यक्तिवाचक। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है ये आपका स। कौन सा है? स। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु। दूसरा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा पहचान। विकल्प है आपके सामने, एक तो है परदेशी, एक है सफेद और एक है सफेद। तीनों विकल्प आपको दिखते होंगे, प्रदेशी, सफेद और सफेद। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जो भाव का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? भाव का बोध। यानी कि कहने का तात्पर्य है जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। हमारे आदिम ग्रंथों में जो हमारे पुराने व्याकरण हैं उन्होंने संज्ञाओं को दो प्रकार से बांटा था। कौन कौन से प्रकार आपको पता होगा, मैं बता देता हूं। एक था पदार्थवाचक। कौन सा था? पहला भाग था पदार्थवाचक और दूसरा भाग था भाववाचक। कौन सा था? भाववाचक। तो पदार्थवाचक में तो वो थे जो विद्यमान है, उपस्थित है, जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और भाव के अंदर जिनको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक सारी पदार्थ में आ गई, और भाववाचक में भाववाचक आ गई। तो ये तीन प्रकार थे, यहां से हमारे ये निकले हैं भाग। अब बात करते हैं भाववाचक में। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा? वो है भाववाचक। चलिए परदेशी, क्या आप देख सकते हैं परदेशी को? जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने पढ़ा रहा है, परदेशी है। और कोई भी व्यक्ति जो मान लो बाहर से आया है तो वो क्या हो गया? परदेशी हो गया। तो ये हम देख सकते हैं इसको, जी बिल्कुल। तो ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं। चलिए दूसरा विकल्प है सफेद। सफेद क्या रंग है? ये देखिए दीवार सफेद रंग है, देख सकते हैं। ये देखिए चौक का रंग कैसा है, ये जो अक्षर लिखे वर्ड लिखे हैं इनका रंग कैसा है? सफेद है, देख सकते हैं इसको। तो सफेद को देख सकते हैं, मतलब भाववाचक नहीं है। तो सफेद क्या है? सफेद हमारा एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए बात करते हैं, तीसरा विकल्प है सफेद। कौन सा है? सफेद। अब मुझे ये बताइए आप, सफेद को तो हम देख सकते हैं, क्या सफेदी को देख सकते हैं? सफेदी को हम नहीं देख सकते। सफेदी क्या होती है? ये तो सफेद है। सफेदी एक भाव है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब एक बात और मित्रों, कि विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं में समस्या रहेगी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में समस्या नहीं है।
समस्या आएगी आपके विशेषण में और भाववाचक में। तो इसमें अंतर कैसे समझेंगे वो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। एक शब्द को उठाइए, कोई भी शब्द अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में सीधा सीधा जुड़ जाता है तो वो तो होगा आपका विशेषण, और अगर नहीं जुड़ेगा तो वो है भाववाचक संज्ञा। इसका कारण भी है मित्रों, क्योंकि एक संज्ञा के साथ में विशेषण जुड़ सकता है, एक संज्ञा के साथ में दूसरी संज्ञा नहीं जुड़ सकती। और भाववाचक भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा और जातिवाचक भी संज्ञा, तो ये दोनों भाववाचक के साथ में नहीं जुड़ेगी, विशेषण जुड़ सकता है। तो देख लीजिए, जैसे कि हम एक दो उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। क्या है, पहला देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सफेद रंग, जुड़ गया। क्या सफेद रंग जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ रहा। मैंने कहा सफेद आदमी, सफेद कपड़ा, जुड़ गया। लेकिन सफेद ही जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। मैंने कहा अच्छा आदमी, अच्छा कपड़ा, अच्छा भाव, जुड़ गया। अब मैंने कहा अच्छा ही आदमी, जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। इसका मतलब एक संज्ञा के साथ में दूसरी संज्ञा नहीं जुड़ेगी। तो कोई भी शब्द जो सीधा सीधा किसी दूसरे शब्द के साथ में अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के साथ में नहीं जुड़ता है तो वो आपका कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। तो दूसरे का जो आपका भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है वो कौन सा है? श। कौन सा है मित्रों? श। शब्द। उम्मीद करता हूं आपको तीनों विकल्प अच्छे से समझ में आए। आगे बात करते हैं। तीसरा है, हमें हिंदी परदेसी सर पढ़ाते हैं। रेखांकित शब्द को बताइए, या रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा बताइए। ये देखिए परदेसी रेखांकित, और बताइए। हो गया ना? अब देखिए दो विकल्प हैं, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। सीधा सा उत्तर होना चाहिए हमारा जातिवाचक, अभी हमने देखा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जातिवाचक है? ध्यान देना होगा मित्रों। अब बात करता हूं मैं मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा, जो सबसे बड़ी कठिनाई हमारे लिए जानने की, जिसमें हम उलझ जाते हैं, कई बार लोचा हो जाता है। तो उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे समझें। जातिवाचक संज्ञा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि जातिवाचक संज्ञा में, मित्रों यहां लिख रहा हूं, थोड़ा देखिए आप, समान गुण होता है। क्या होता है? समान गुण होता है। यह जातिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान है। कैसे? कि जातिवाचक संज्ञा पहली बात तो अनेक सारी होगी, किसी समूह का बोध कराएगी। व्यक्तिवाचक एक है दुनिया में, और अगर आप पहले से जानते हो तो ही जान पाओगे, अन्यथा नहीं जान पाओगे। लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं में क्या है? दुनिया में अनेक है, और आपने एक वस्तु को देख लिया, एक व्यक्ति को देख लिया, उसके गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर आप वैसे के वैसे दूसरे व्यक्ति को, वैसी की वैसी दूसरी वस्तु को पहचान सकते हो। तो इसका मतलब वो शब्द क्या होगा? वो शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे कि देखिए यहां पे आया है कि परदेसी, हालांकि इस पे थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, मैं पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि जातिवाचक होता क्या। जैसे कि मैंने लिया प्रवीण, एक लड़का है और दुनिया में एक ही है। अगर कोई दूसरा प्रवीण नाम का लड़का है तो उसके गुण अलग है, विशेषता अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, सब कुछ अलग है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं। बाय द वे मिस्टेक कुछ केमिस्ट्री लोचा हो जाए तो मेरे को पता नहीं, अलग हो सकता है, लेकिन मुश्किल से होगा। तो हुआ क्या? लेकिन मैंने कहा लड़का, तो लड़के दुनिया में अनेक हो सकते हैं और लड़कों के गुण एक है, माफ कीजिएगा, लड़कों के जो गुण है वो एक ही है। तो आप किसी भी लड़के को अगर देखते हो, दूसरे देश में जाकर के, दूसरे क्षेत्र में जाके किसी दूसरे लड़के को देखते हो, तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? जी हाँ, हम उसको पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस लड़के में गुण है, जो मेरे में गुण है, वो ही आप में गुण है, जो इधर गुण है वो ही इधर गुण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर समान गुण है। क्या है? समान गुण है। तो अगर समान गुणों की कहीं भी बात आती है, समूह की बात आती है, तो वहां पे जातिवाचक होगी। क्या होगी? जातिवाचक होगी। देखिए आगे बात करता हूं, जैसे कि उदाहरण लिया मैंने कुत्ता, तो किसी भी कुत्ते को आप देख लीजिए यहाँ पे, और मित्रों आगे वापस बात करते हैं अपन, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया। जैसे कि एक शब्द लिया हमने कुत्ता, तो आपने यहाँ पे कुत्ता देखा, तो क्या आप कहीं भी दूसरी जगह जाके देख के कुत्ते को पहचान सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। जैसे कि एक नाम है, जैसे कि मैंने कहा जर्मन शेफर्ड। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बारीकी से हमें जानना पड़ेगा। कुत्ते को तो हम ले लेते हैं जातिवाचक में, देखिए इधर लिख रहा हूँ, कुत्ते को तो हमने किस में ले लिया? जातिवाचक में। लेकिन कई बार हम गलती क्या कर लेते हैं
कि कि जो जर्मन शेफर्ड है उसको हम व्यक्तिवाचक में ले जाते हैं कि भाई कुत्ता हो गया हमारा जातिवाचक, उसको तो हमने देख लिया समान गुण है, लेकिन जर्मन शेफर्ड वो तो एक ही होता है, वो तो व्यक्तिवाचक हो गया। मित्रों इस बात को मैं समझता हूँ, बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जातिवाचक की विशेषता क्या है, समान गुण। जैसे कि आपने एक जर्मन शेफर्ड देखा, आपने एक बुलडॉग देखा, एक कुत्ते की प्रजाति है बुलडॉग, तो आपने उन कुत्तों को यहाँ पे देखा, तो क्या आप अमेरिका में जाते हैं, आप यूरोप में जाते हैं, आप रशिया में जाते हैं, वहां पे अगर आपने वैसे वैसे कुत्ते को देखा तो क्या आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि वो जर्मन शेफर्ड है? नहीं, हम उस कुत्ते की आकृति देख करके, उसके गुण देख करके, उसके लक्षण देख करके ये बता देंगे कि ये जर्मन शेफर्ड है, क्योंकि उनके गुणों में क्या है, समानता है। तो मित्रों हमें ये समझना है कि कुत्ता तो जातिवाचक है ही, क्या है, कुत्ता तो जातिवाचक है ही, लेकिन जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग भी जातिवाचक ही है, वो एक कुत्ते की उपजाति है। क्या है, उपजाति है। उसी प्रकार से जो बहुत बड़ा संदेह है हमारे बीच में कि गाय को तो हम लेते हैं जातिवाचक में कि गाय क्या है भाई, जातिवाचक है, यहाँ भी गाय है वहां भी गाय, सामान्य गाय को देखते हैं हम पहचान लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए हमने गाय है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा वो भी कह देगा गाय है। लेकिन जब मैंने कहा जर्सी गाय, राठी गाय, या मैंने कह दिया बेल, अब मैंने कह दिया नागौरी बेल, तो नागौरी बेल क्या व्यक्तिवाचक हो गया क्या? या जर्सी गाय, तो जर्सी गाय क्या व्यक्तिवाचक हो गया क्या? इस बात को हमें समझना। मित्रों जर्सी गाय को जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो आपको कहीं भी वैसी नस्ल की गाय जो दिखाई देगी उसको आप बिना बताए पहचान लोगे कि ये गाय तो भैया जर्सी गाय है, ये आप हमें पागल बना, ये तो अमेरिकन है। कहीं भी आप गाय खरीदने जा रहे हो तो आपको अगर कहेगा कोई व्यक्ति कि ये तो भाई देसी गाय है और वो सामने अमेरिकन खड़ी है, तो आप मानोगे क्या उसको? आप बोलोगे नहीं भैया ये तो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये तो अमेरिकन गाय है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, समान गुण है। एक अमेरिकन गाय को हमने देखा, उसके बाद में वैसी की वैसी दूसरी गाय को हम किसी के बिना बताए देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं, तो वो होती है हमारी जातिवाचक संख्या। क्या होती है? जातिवाचक संख्या। तो अब देखिए एक दो उदाहरण और लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा नीम, पीपल, पेड़। अब इनमें क्या होता है, पेड़ को तो हम ले लेते हैं जातिवाचक में और नीम पीपल के ये अलग अलग है व्यक्तिवाचक में। नहीं मित्रों, नीम को आपने यहाँ पे देखा, क्या आप दूसरी जगह जाओगे और वहां पे नीम को देख के क्या उसका नाम पता नहीं कर पाओगे, उसे नहीं पहचान पाओगे? हम उसको पहचान पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नीम है वो 10 किलोमीटर आप अगर दूर जाओगे वहां पे वो नीम जैसा का वैसा ही है। तो मतलब क्या हुआ, ये बहुत सारे हैं, दुनिया में अनेक हैं, पीपल भी दुनिया में अनेक सारे हैं, बरगद के पेड़ भी दुनिया में अनेक सारे हैं। तो पेड़ तो जातिवाचक है ही। क्या है? पेड़ तो जातिवाचक है ही, लेकिन नीम पीपल ये भी जातिवाचक ही है, पेड़ की एक उपजातियां हैं। समझना है इस बात को। अब देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न था कि हमें हिंदी परदेशी सर पढ़ाते हैं। अभी अभी हमने बात की थी कि परदेशी तो क्या है, जातिवाचक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना मित्रों, व्याकरण जो है, भाषा जो है, वो व्यवहार की बात है। किसी भी शब्द को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते कि ये तो यही होगा, यही नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उस कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी हमें। अगर इस प्रयोग में ये कुछ और है तो वो और ही रहेगा, जरूरी नहीं कि हर वक्त ये जातिवाचक ही रहेगा, जरूरी नहीं कि प्रवीण हर वक्त करता ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, तो बदलाव तो हो सकता है। तो यहाँ पे समझने की बात है, देखिए परदेशी शब्द है जातिवाचक, लेकिन जब जातिवाचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहां पे ध्यान रखना हमेशा वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, नंबर अ, व्यक्तिवाचक। तीसरे का जो हमारा सही विकल्प है वो क्या होगा, अ, व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैंने कहा कि पंडित जी ने देश की आजादी में सहयोग दिया, पटेल ने सहयोग दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पंडित जी है तो जातिवाचक, लेकिन हम किस पंडित की बात कर रहे हैं, कौन से पंडित जी की बात कर रहे हैं, हम हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, पंडित शब्द वो एक व्यक्ति विशेष में आ गया, उसने एक व्यक्ति विशेष का अर्थ दिया है। तो सिर्फ एक का अगर अर्थ देता है, विशेष का अर्थ देता है, तो वो जातिवाचक शब्द भी किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक में आ जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला है, आजकल सबको
छाया में बैठना पसंद है। प्रश्न क्या है? आजकल सबको छाया में बैठना पसंद है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, कौन सी संज्ञा है? तो ये देखिए छाया, छाया तो किसी का नाम होता है, ये तो व्यक्तिवाचक होगी। देखिए व्यक्तिवाचक होनी चाहिए, लेकिन मित्रों यहाँ पे क्या है, इसे हमें समझना होगा। यहाँ पे किसी लड़की की बात नहीं की जा रही। अगर हाँ लड़की की बात की जा रही होती तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वो छाया तो कोई होती, छाया कोई होगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे छाया जो है वो कोई लड़की नहीं है। यहाँ पे छाया की बात की जा रही है जो प्रकाश के पड़ने से किसी वस्तु की, किसी पेड़ की जो एक प्रतिछाया पड़ती है, जो एक नीचे आकृति बनती है उसकी बात की जा रही है, जो प्रकाश को रोक करके बनती है। तो वो क्या होती है? वो उसको हम ना तो छू सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं, तो वो हमारी भाववाचक में जाएगी। और यहाँ पे जो ये छाया शब्द है वो मित्रों इसमें क्या होगा? और भाववाचक होगा। यहाँ पे विकल्प दिए हुए नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छाया क्या हो गया हमारा? भाववाचक। हालांकि आपके पेपर में विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आप चुन लीजिएगा। छाया क्या हो गया हमारा? भाववाचक, क्योंकि यहाँ पे छाया किसका है? अर्थ किसका दे रहा है? ये शब्द ये अर्थ दे रहा है, भाव का अर्थ दे रहा है। ये किसी समूह का नहीं, विशेष का अर्थ नहीं दे रहा। अगर मैं ये कह देता कि मेरे साथ छाया भी आई है, तो वहां पे निश्चित तौर पे मैं किसी लड़की की बात कर रहा होता है, किसी स्त्री की बात कर रहा होता, तो वहां पे वो क्या होती? वो वहां पे व्यक्तिवाचक होती। आखिर प्रश्न देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है हमारा, रावणों से बच्चों को डर लगता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा। अब पहले तो ये देखिए रेखांकित कौन सा है? बच्चों है क्या? डर है क्या? नहीं। क्या है? रावण। तो रावण स्पष्ट सी जाहिर सी बात है, रावण, राम रावण का युद्ध लंबा है। हमारा वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, फिर तुलसीदास ने लिखा था, तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि रावण तो एक ही आदमी था दुनिया में। तो ये तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन सेंटेंस को समझना है, यहां पे जो बात की जा रही है इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि बात क्या हो रही है, अर्थ क्या निकल रहा है। यहाँ पे ये शब्द किसका अर्थ दे रहा है? क्या एक व्यक्ति का अर्थ दे रहा है? नहीं मित्रों, यहाँ पे इस वाक्य का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जिनमें रावण जैसे गुण हैं। बात आ गई समान गुणों पर वापस। किस पे आ रही है? समान गुणों पर। एक से अधिक वस्तुएं हैं, समान गुण अगर किसी में मिल रहे हैं बहुत सारी वस्तुओं में, तो वो जातिवाचक में आएगी। किस में आएगी? जातिवाचक में आएगी। तो यहाँ पे जो रावण है वो किसी एक से नहीं है, रावणों मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें रावण जैसे गुण है, रावण के लक्षण है। तो ये तो समूह का बोध हो गया। तो यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिएगा, रावण शब्द समझ गए, रावण होता व्यक्तिवाचक, लेकिन रावण यहाँ पे क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा सही। जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? जातिवाचक। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल अच्छे तरीके से कि वास्तव में अर्थ क्या दे रहा है। अर्थ यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नहीं दे रहा है, अर्थ दे रहा है बहुत सारे लोगों का जिनमें एक समान गुण है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक होगा। तो ये मित्रों आज का टेस्ट था जो सुबह मैंने आपको दिखाया, और इसका आज सरलीकरण मैंने किया। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले जो ही हमारे दूसरे विषय में हम चलेंगे, तो इससे भी अगला जो हमारा टेस्ट आएगा उसमें मैं और दूसरे विषय पर बात करूंगा, और उससे पहले कुछ और थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिएगा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक शब्द लिया मैंने प्रार्थना, नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा मैंने एक शब्द लिया प्रार्थना। गलती हो रही है, उस गलती पे बात कर रहा हूं। बहुत सारी जो गलतियां हैं हमारे वो हो जाती है। प्रार्थना शब्द में आपको पूछ लिया कि संज्ञा बताइए, तो क्या बताओगे? पहले देखिए स्पष्ट रूप से जो सारी की सारी हमारे पास विधियां हैं, सारे के सारे प्रकार हैं, उनको आप सामने ले आइए, उनका मिलान कीजिए। क्या ये हो रहा है? क्या ये हो रहा है? क्या ये हो रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। क्या किसी लड़की का नाम है क्या प्रार्थना? यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक तो नहीं है। फिर देखते हैं जातिवाचक। क्या किसी समूह का बोध करा रहा है क्या प्रार्थना? नहीं करवा रहा है, तो जातिवाचक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये भाववाचक है। तो प्रार्थना भाववाचक है। जैसे कि मैंने कहा बुराई भाववाचक है। बुरा क्या है? विशेषण है वो तो, लेकिन बुराई क्या है? भाववाचक है।
अब मैंने इसको लिखा, देखिए समझने की बात जो है वो ये है कि कई बार शब्द ऐसा आता है प्रार्थनाएं, या फिर मैंने लिख दिया मान लो बुराई। लिखावट में थोड़ा अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं वापस बोल देता हूं। ये प्रार्थना था, प्रार्थनाएं हैं, और ये बुराई है, बुराई से बना बुराई है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये किया कि रावण से रावण बनाया और हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कर दिया, उसी प्रकार से कई बार हम ये कर लेते हैं कि प्रार्थना का प्रार्थना ही होता है, बुराई का बुराइया होता है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। नहीं मित्रों, ये ना तो जातिवाचक होगी और ना ही व्यक्तिवाचक होगी, ये भाववाचक में ही रहेगी, क्योंकि बुराई को बुराइया कहने से इसमें कोई व्यक्ति नहीं आ जाता। बुराइयों के प्रकार है तो बहुत सारी, व्यक्तियों में बहुत बुराइयां होती है, आप में भी होगी, मेरे में भी होगी, बहुत सारी होगी, उनमें हम सुधार करते जाएंगे। प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं हो सकती है अलग अलग प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं अलग है, मेरी प्रार्थनाएं अलग है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कोई व्यक्ति आ गया, कोई समूह आ गया, नहीं, इसमें भाव ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इस अवधारणा को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाते हैं तो भाववाचक ही रहेगी, उसको हम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक समझने की गलती ना करें। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ बिंदुओं पर, जैसे कि शब्द आगे, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो दोनों हमारे अंग्रेजी में प्रकार है वो जातिवाचक में सम्मिलित कर लिए गए, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। घी, तेल, पानी, ये सब मिट्टी किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। सोना, चांदी, वैसे अब वैसे ही मैंने नाम ले लिया, मैंने जैसे कहा सेना, समूह का बोध करा रही, कक्षा, पुस्तकालय, ये सारी चीजें क्या है, ये एक समूहवाचक है। तो समूह का जहां बोध होगा वहां पे कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। आगे कुछ और शब्द देखिए, जैसे कि मैंने लिया त्योहार शब्द, यहां लिख रहा हूं मित्रों, देखिए ये त्योहार शुद्ध शब्द है, इस बात का ध्यान रखना। शब्द शुद्धि में विशेष रूप से एसआई में, पटवारी में और विशेष रूप से आरएस में शब्द शुद्धि के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और इनमें आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये त्योहार शुद्ध शब्द है, वर्तन की दृष्टि से कई बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे बिंदी कर देते हैं हम, या हम क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। मित्रों 2 नंबर खा जाएगा, और इस पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये नाम वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध है, त्योहार ये नाम सही है, इस पे हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो देखिएगा आगे, ये जैसे कि मैंने लिख दिया त्योहार, तो त्योहार क्या है, त्योहार को हम नहीं देख सकते, भाववाचक है। अब वैसे ही मैंने लिख दिया दीपावली, क्या लिख दिया, दीपावली। देखिए दीप प्लस अवली, हमारे यहाँ पे दीर्घ संधि है, ठीक है, जैसे कि हिमालय में दीर्घ संधि थी वैसे ही दीपावली में दीर्घ संधि है। तो अब बताइए मेरे को आप, दीपावली में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, सोचिएगा थोड़ा सा। देखिए कभी भी ध्यान रखने का है अर्थ क्या दे रहा है, वाक्य में जो प्रयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दीपावली अगर किसी त्योहार का नाम है तो वो तो एक ही त्योहार का नाम है, तो वो क्या है, वो है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वही दीपावली भाव का बोध करवा रही है, किसी एक विशेष त्योहार का बोध नहीं करवा रही है, भाव का बोध करवा रही है, तो वहां पे वो भाववाचक हो जाएगी। उदाहरण बोलता हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मित्र दीपावली पर आएगा, तो ये तो मैंने एक दीपावली त्योहार का नाम ले लिया, तो यहाँ पे वो दीपावली एक ही, कोई दूसरा त्योहार नहीं है दुनिया में, तो यहाँ पे तो व्यक्तिवाचक हो गई। लेकिन मैंने कह दिया कि उसकी तो नौकरी क्या लगी, उसके घर में तो दिवाली होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिवाली का मतलब दिवाली है क्या, दिवाली क्या फटाके छूट रहे उसके घर में, त्योहार आ गया, नहीं, क्या हुआ,